Hello friends, today we will start from ancient India. Historical sources. The sources that give information about the events of past time are known as historical sources. तो वो sources जो हमें past time के बारे में information देते हैं उनको historical sources कहते हैं. There are two types of historical sources, literary sources and archaeological sources. Two type के historical sources होते हैं, literary sources and archaeological sources. Literary sources साहित्यिक sources like वेद, वेदांगास, एपिक्स एक्सेट्रा, और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो इंस्क्रिप्शंस एक्सेट्रा. विद द कंपैरिजन ऑफ लिटरेरी सोर्सेज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर बिलीव्ड मोर रिलायबल. तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो मोर रिलायबल होते हैं क्योंकि वो इंस्क्रिप्शंस वगैरह होते हैं, उनमें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो वेद, वेदांगास वगैरह होते हैं उनमें हम चेंज कर सकते हैं. द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर मोर इम्पोर्टेंट टू द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडिया. तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि उनमें कोई चेंज तो किया नहीं गया, जब से वो बनाए गए हैं तब से उनमें कोई चेंज नहीं किया गया, इसलिए वही ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ना हिस्ट्री की, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मोर इम्पोर्टेंट. नाउ लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इंडिजिनस एंड फॉरेन. नाउ इंडिजिनस होते हैं देशी. तो नाउ इंडिजिनस सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. इंडिजिनस को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रिलीजियस एंड सेक्युलर. अंडर रिलीजियस टेक्स्ट ब्राह्मणिक, हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट आर इंक्लूडेड. तो रिलीजियस टेक्स्ट में कौन कौन से आएंगे? धार्मिक, तो ब्राह्मणिक टेक्स्ट हैं या हिंदू टेक्स्ट बोलते हैं उनको, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं और जैन टेक्स्ट हैं, उनको हम रिलीजियस टेक्स्ट में इंक्लूड करेंगे. अंडर सेक्युलर टेक्स्ट, सेक्युलर होते हैं गैर धार्मिक, जैसे हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, बायोग्राफिकल टेक्स्ट एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड. अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे. तो ब्राह्मणिक टेक्स्ट या हिंदू टेक्स्ट. ब्राह्मणिक टेक्स्ट में क्या है? अंडर ब्राह्मणिक टेक्स्ट श्रुति एंड स्मृति टेक्स्ट आर इंक्लूडेड. तो ब्राह्मणिक टेक्स्ट में कौन कौन से? श्रुति एंड स्मृति. तो श्रुति टेक्स्ट कौन से होते हैं? जो सुने जाते हैं, जैसे एक गुरु ने अपने शिष्य को सुना दिए और शिष्य ने उनको आगे ट्रांसफर कर दिया. स्मृति होती है जो एक टाइम सुन लिए गए फिर उनको याद रख लिया गया, फिर जब टाइम आया तब उनको ट्रांसफ़र किया गया. तो देखते हैं हम श्रुति टेक्स्ट में कौन कौन से संहिताज और वेदाज. संहिता कह लो या वेद कह लो, एक ही बात है. ब्राह्मणाज, आरण्यक्स एंड उपनिषदाज. अब दूसरा है स्मृति टेक्स्ट. स्मृति टेक्स्ट में कौन कौन से हैं? वेदांगाज और सूत्राज, स्मृतिज, एपिक्स. एपिक्स कौन कौन से? रामायण एंड महाभारता एंड पुराणाज. देयर आर 4 संहिताज और वेदाज. तो 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. अब इनके बारे में बताया. संहिता या वेदा, जैसे ऋग्वेद, इनका कंपोजिंग टाइम कौन सा है? 1500 BC टू 1000 BC. कंपोजिंग रीजन कौन सा है? सप्त सैंधव प्रदेश. नेक्स्ट है यजुर, सामवेद, अथर्ववेदा, ये तीनों वेद. इनका कंपोजिंग टाइम कौन सा है? 1100 BC टू 600 BC. ये कब इनका कंपोजिंग रीजन कौन सा है? कुरु पांचाल रीजन. तो सिर्फ ऋग्वेदा है जो सब सैंधव में आया, और वह तीनों वेद कहाँ है? यजुर, सामवेद, अथर्ववेद, कुरु पांचाल रीजन में. वेदास थ्रो मोर लाइट ऑन रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ एंड लेस लाइट ऑन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द आर्यंस. वेद है वो किसके बारे में बताते हैं? रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बहुत कम बताते हैं. From history point of view, Rig Veda and Atharvaveda have more importance than the Yajurveda and Samveda. तो ऋग्वेद और जो अथर्ववेद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऋग्वेद है जो सबसे पहले आया और अथर्ववेद है जो सबसे लास्ट में आया. जो बीच में दो आए, यजुर्वेद और सामवेद, उनके बारे में उनकी बहुत कम इंपॉर्टेंस है हमारी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. द कंपोजिंग टाइम ऑफ ब्राह्मणाज. अब आए ब्राह्मणा का कंपोजिंग टाइम कौन सा है? 1000 BC से 600 BC. तो शतपथ ब्राह्मण एक प्रकार है ब्राह्मणों का. थ्रोज लाइट ऑन गांधार, शैल्य, कैके एक्सेट्रा ऑफ नॉर्थ वेस्ट रीजन. जो शतपथ ब्राह्मण है वो किसके बारे में बताते हैं? गांधार, शैल्य, कैके के बारे में. एंड कुरु, पांचाल, कौशल, विदे स्टेट्स ऑफ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया. अब है कंपोजिंग टाइम ऑफ आरण्यक्स. आरण्यक्स कब आए? 1000 BC टू 600 BC. द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आरण्यक्स इज नेग्लिजिबल. आरण्यक्स की इंपॉर्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है. तो आरण्यक्स क्या होते हैं? जो जंगलों में कोई ऋषि बैठा रहता है, उनके पास बैठकर जो भी ज्ञान होता है वो उसको आरण्यक्स बोला जाता है. द कंपोजिंग टाइम ऑफ उपनिषद्स इज 1000 BC टू 500 BC. तो उपनिषद का जो कंपोजिंग टाइम है वो कौन सा है? 1000 BC से 500 BC. The best learning of Upanishads is Paravidya. It implies spiritual learning.
उपनिषद होता है जो उपनिषद उनको बोला जाता है जो पास बैठकर जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है उसको उपनिषद बोलते हैं। तो बेस्ट लर्निंग क्या है उपनिषद की? पराविद्या, स्पिरिचुअल लर्निंग। जब हम स्पिरिचुअल लर्निंग के बारे में ज्ञान ग्रहण करते हैं तो उसको बोलते हैं पराविद्या या उपनिषद। द एम ऑफ लाइफ इज मर्जिंग द इंडिविजुअल सोल इनटू वर्ल्ड सोल विच इज नोन एज पराविद्या। अब इसने पराविद्या की डेफिनेशन दी है कि जिंदगी का मकसद क्या है, इंडिविजुअल, इंसान की इंडिविजुअल सोल को वर्ल्ड की सोल में मर्ज कर देना, वो कहलाता है पराविद्या। द कंबाइंड स्टडी ऑफ ब्राह्मणास एंड उपनिषदास प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम किंग परीक्षित टू किंग बिंबिसार। तो जो कंबाइंड स्टडी है ब्राह्मणों की, ब्राह्मणास की एंड उपनिषदास की, उसको वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? परीक्षित, राजा परीक्षित से लेकर किंग बिंबिसार तक। द कंपोजिंग टाइम ऑफ वेदांगास इज 600 BC टू 200 AD। तो जो वेदांगों का कंपोजिंग टाइम है 600 BC टू 200 AD। द वेदांगास थ्रो लाइट ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो वेदांग किसके बारे में बताते हैं? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। द कंपोजिंग टाइम ऑफ समृतिज इज 600 BC टू 600 AD। तो जो समृतिज का कंपोजिंग टाइम है वो कौन सा है? 600 BC टू 600 AD। द समृतिज प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, देयर थ्योरीज, कस्टम, किंग्स राइट्स एंड ड्यूटीज, किंग्स रिलेशन विद देयर सब्जेक्ट एक्सेट्रा। जैसे बताया समृति किस किस के बारे में बताती है? किंग राइट्स, ड्यूटीज, किंग्स रिलेशन विद देयर सब्जेक्ट, उनके बारे में बताती है। द कंपोजिंग टाइम ऑफ एपिक्स रामायण एंड महाभारता इज 400 BC टू 400 AD। तो एपिक्स का कंपोजिंग टाइम 400 BC से 400 AD। द रामायण वाल्मीकि ने लिखी, थ्रोज लाइट ऑन पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम। तो ये उस टाइम की पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन के बारे में बताते हैं। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जनपदास। तो जो ये रामायण लिखी है वाल्मीकि ने, ये बुक हमें जनपदों के बारे में बताती है, इनका ओरिजिन और उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। बिसाइड दिस इट मैंशंस यवंस, ग्रीक्स एंड शक्सियन। इसके अलावा ये किसके बारे में बताती है? यवनों के बारे में। यवनों को ग्रीक बोला जाता है, शकों को सीथियन बोला जाता है, इनके बारे में भी बताती है। दहा महाभारता किसने लिखी? वेद व्यास ने। थ्रो लाइट ऑन पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम। उस टाइम की वही पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन के बारे में बताती है। इट इज एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ महाभारता वार। ये एक्सटेंसिव फॉर्म है महाभारत का युद्ध जो हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसके बारे में बताती है। विच इज फोर्ट अराउंड 950 BC। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 950 BC बिटवीन द कौरवाज एंड पांडवाज। कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। द महाभारता क्लेम्स, महाभारत ये क्लेम करती है, येन भारते तेन भारते। इट इम्प्लाइज विच इज नॉट इन महाभारता दैट इज नॉट फाउंड इन भारत। ये कहता है कि येन भारते तेन भारते, जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है। गिरिवरज द कैपिटल ऑफ मगध, जो मगध की कैपिटल है गिरिवरज, इज मैंशनड इन इट, इसमें मैंशन की गई है महाभारत में। द महाभारता इन्फॉर्म्स अस दैट द पांचाल स्टेट वाज इन existence form of time of Mahabharata. Beside this it mentions Huns along with the Yavans and Shaks। तो ये इसके अलावा किसके बारे में बताती है? हूण के बारे में, यवंस और शख्स के बारे में। देखो यवन और शख्स के बारे में तो रामायण में भी बताया गया, इसमें हूण के बारे में भी बताया गया है। द कंपोजिंग टाइम ऑफ पुराणाज इज 400 BC टू 400 AD। अब आता है पुराण। पुराणों का कंपोजिंग टाइम क्या है? 400 BC टू 400 AD। द पुराणाज थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम वेरी बिगनिंग टू गुप्ता पीरियड। ये बहुत वेरी बिगनिंग से गुप्ता पीरियड के बारे में बताती है। जनरली पुराणाज है 5 सेगमेंट। देखो पुराणों के 5 सेगमेंट होते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशा, मनवंत्र, वंशानुचरितम। सर्ग क्या होता है? क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे किया गया। प्रतिसर्ग होता है रिक्रिएशन, फिर उसका रिक्रिएशन कैसे किया गया। वंशा होता है जेनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स एंड द सेजेस, भगवान और ऋषियों की जेनियोलॉजी के बारे में। मनवंतरा होता है इपोक्स ऑफ मनु के इपोक्स के बारे में बताता है। वंशानुचरितम नैरेटिव्स ऑफ एंशियंट डायनेस्टीज इन विच ओनली वंशानुचरितम इज इम्पॉर्टेंट। वंशानुचरितम इंपॉर्टेंट है, इनमें सिर्फ वंशानुचरितम इंपॉर्टेंट है फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। अनफॉर्चुनेटली वंशानुचरितम आर नॉट फाउंड इन एवरी पुराणास। तो ये कह रहा है वंशानुचरितम हर पुराण में नहीं मिलता। ओनली पुराणास दैट है वंशानुचरितम। यहाँ केवल कुछ पुराण दिए गए हैं जिनमें वंशानुचरितम का जिक्र किया गया है, जैसे मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु, ब्रह्मा, भविष्य,
एंड गरुड़ पुराण, ये सब पुराणों के प्रकार हैं, इनमें वंशानुचरितम का जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण हैज़ जेनियोलॉजीज ऑफ पूर्वा, इक्ष्वाकु एंड बृहद्रथ डायनेस्टीज बट इट्स डेट इज़ नॉट डेफिनेट। जो गरुड़ पुराण है वो किसके बारे में हमें बताता है, पूर्वा, इक्ष्वाकु एंड बृहद्रथ डायनेस्टीज के, लेकिन डेट डिफाइन नहीं की गई है। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, पाली टेक्स्ट एंड अनुपाली टेक्स्ट। तो देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। लिटरेरी सोर्सेज में कौन कौन से थे, 3 प्रकार के थे, ब्राह्मणिक टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट। तो अभी हमने क्या पढ़े, ब्राह्मणिक टेक्स्ट। ब्राह्मणिक टेक्स्ट में कौन कौन से थे, श्रुति और स्मृति 2 प्रकार के थे। और श्रुति में जौन जौन से थे, वेद, वेदांगास। फिर हमने स्मृति के बारे में पढ़ा, स्मृति में जो थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, पाली टेक्स्ट एंड अनुपाली टेक्स्ट। अमंग पाली टेक्स्ट त्रिपिटका, दीपवंशा एंड महावंशा, मिलिंद पढ़ो एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। तो कह रहा है अमंग पाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट में कौन कौन से आते हैं, 2 प्रकार के हैं ना, पाली टेक्स्ट एंड अनुपाली टेक्स्ट। तो पाली टेक्स्ट में कौन कौन से हैं, त्रिपिटका, दीपवंशा एंड महावंशा, मिलिंद पढ़ो एक्सेट्रा, ये हैं जो इम्पोर्टेंट है। द त्रिपिटका इज द अर्लीस्ट, जो त्रिपिटक है सबसे अर्लीस्ट है वो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट है अमंग पाली टेक्स्ट। द त्रिपिटका कंप्राइजेज, अब त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधम पिटक। द विनय पिटक एंड सूत पिटक आर कंपाइल्ड इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC। जो विनय पिटक और सूत पिटक है उनको कब कंपाइल किया गया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। वो कब हुई थी, 483 BC में हुई थी, हेल्ड इन राजगृह बिहार, जो राजगृह बिहार में हुई थी। वाइल द अभिधम पिटक इन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC हेल्ड इन पाटलिपुत्रा बिहार। तो जो लेकिन अभिधम पिटक है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, वो कब हुई थी, 250 BC हेल्ड इन पाटलिपुत्रा बिहार में। द त्रिपिटका थ्रोज लाइट ऑन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम, इट इम्प्लाइज सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट। जो त्रिपिटक है वो हमें सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में बताता है, जो कौन सी टाइम के बारे में, सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट। द विनय पिटका कंटेन्स डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर लीडिंग अ मोनेस्टिक लाइफ। जो विनय पिटक है वो हमें किसके बारे में बताते हैं, डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर लीडिंग अ मोनेस्टिक लाइफ, एक मोनेस्टिक लाइफ के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताती है। द सूत पिटक, अब विनय पिटक किसके बारे में बताती है, ये डिसिप्लिनरी रूल्स और रेगुलेशन के बारे में। सूत पिटक इज द लार्जेस्ट, सूत पिटक इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट अमंग त्रिपिटका। तो जो सूत पिटक है वो सबसे इम्पोर्टेंट और लार्जेस्ट है। द अम्भट्ट सुत्त ऑफ दिग्घ निकाय, जो अम्भट्ट सुत्त है ऑफ दिग्घ निकाय ऑफ सूत पिटका, सूत पिटक का जो दिग्घ निकाय है उसका अम्भट्ट सुत्त है, कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोशल प्राइड ऑफ क्षत्रिय फॉर ब्लड प्योरिटी। वो क्या बताता है, स्पेशल प्राइड ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रियों की स्पेशल प्राइड और गर्व, किस पे गर्व करते थे, फॉर ब्लड प्योरिटी के, उनके ब्लड है जो बिल्कुल प्योर है, तो इसके बारे में बताता है सूत पिटक। सूत पिटक का अम्भट्ट सुत्त, ठीक है। द अंगुत्तर निकाय ऑफ सूत पिटका कंटेन्स द लिस्ट ऑफ महाजनपदास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों के बारे में कहाँ है, तो अंगुत्तर निकाय ऑफ सूत पिटका, सूत पिटक के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। द जातक ऑफ खुद्दक निकाय, द जातक ऑफ खुद्दक निकाय ऑफ सूत पिटका कंटेन्स 549 फोक टेल्स ऑफ द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ गौतम बुद्धा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्धा के बारे में कहाँ बताया गया है, प्रीवियस बर्थ्स ऑफ गौतम बुद्धा। जातक ऑफ खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय का जो जातक है उसमें बताया गया है। द कंपाइलेशन ऑफ जातक हैड बीन बिगेन इन 1st century BC। तो जो जातक है उसका कंपाइलेशन कब किया गया 1st century BC में। दिस फैक्ट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द सीनरीज कर्व्ड ऑन द रेलिंग ऑफ भरहुत एंड सांची स्तूप। ये कहाँ से क्लियर हो जाता है, भरहुत और सांची स्तूप से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। द वर्स पार्ट ऑफ द जातक इज ओल्डर देन द प्रोज पार्ट।
The verse part of the Jatak is older than the prose part. The compilation of the verse part of the Jatak had completed up to 2nd century AD. तो जो verse part का compilation 2nd century AD में किया गया था. Though the Jatak is religious and cultural text, जो जातक है religious और cultural text है, but it throws sufficient light on social and economic condition of that time. अब आया अभिधम पिटक. सूत पिटक के बारे में पढ़ लिया, विनय पिटक के बारे में पढ़ लिया. विनय पिटक किसके बारे में बताता है? रूल्स और रेगुलेशन मोनास्टिक लाइफ के बारे में. सूत पिटक किसके बारे में बताता है? ये हमने सूत पिटक के बारे में पढ़ लिया. सूत पिटक में कौन कौन से हैं? जातक निकाय, खुद्दक निकाय का जातक और ये अम्भट सूत, इनके बारे में पढ़ लिया हमने. अब अभिधम पिटक डील्स विद द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द बुद्धा इन स्कॉलेस्टिक मैनर. बुद्ध के स्कॉलेस्टिक मैनर के बारे में बताता है. द दीप वंशा 4th century AD. दीप वंश कब आया? 4th century AD. एंड द महावंशा, दीप वंश और महावंश आए 5th century AD. हैड कंपाइल्ड इन श्रीलंका. जो दीप वंश और महावंश है वो कहाँ पे आए? श्रीलंका में. दो दीज टेक्स्ट कंटेन द हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका. तो इन टेक्स्ट में श्रीलंका की हिस्ट्री के बारे में है. बट दीज टेक्स्ट थ्रो लाइट ऑन ancient Indian history, especially these are very helpful to construct Mauryan history. तो इसमें कि भाई इसमें ये भी है कि मौर्यन हिस्ट्री, मौर्यों के बारे में कैसे कैसे मौर्य आए थे उसके बारे में भी हमें बहुत कुछ जानकारी देता है. तो दीप वंश और महावंश श्रीलंका के बारे में बताते हैं. कहाँ के बारे में? श्रीलंका के बारे में. ओरिजिनली द मिलिंद पढ़ो. तो अब मिलिंद पढ़ो, इट इम्प्लाइज क्वेश्चन ऑफ मिलिंद is a dialogue between Greek king Milind, identified as Menander, the Indo-Greek ruler, and Buddhist monk Nagsen, identified as Nagarjuna. तो इसमें ना ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो मिलिंद पढ़ो है वो किस किस के बीच में है. तो क्वेश्चन ऑफ मिलिंद इज अ डायलॉग बिटवीन ग्रीक किंग मिलिंद. तो मिलिंद जो ग्रीक का राजा था मिलिंद, उसको कैसे मिनांडर के नाम से भी जाना जाता है, जो इंडो ग्रीक रूलर था, और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन और मिलिंद के बीच में क्वेश्चनिंग हुई थी. तो उसके बारे में मिलिंद पढ़ो लिखी गई है. आइडेंटिफाइड एज नागार्जुना, नागसेन को ही नागार्जुना भी कहा जाता है. तो ये याद रखना है, मिलिंद को ही मिनांडर और नागसेन को नागार्जुना, इन दोनों के बीच में जो क्वेश्चनिंग थी उसको मिलिंद पढ़ो कहा जाता है. ऑन फिलोसफिकल मैटर पे. But it throws sufficient light on religious, social and economic life of Northwest India of 1st and 2nd century AD. लेकिन इसके बारे में बताता है religious, social life के बारे में. The political condition of that time is mentioned occasionally in it. Political condition भी थोड़ी थोड़ी बताई गई है. The foreign trade of India is lively described in it. तो जो विदेशों से जो व्यापार होता था उसके बारे में भी इसमें बताया गया है. देखो पाली टेक्स्ट में जो थे हमने पढ़ लिए. पाली टेक्स्ट में कौन कौन से थे देखिए. पाली टेक्स्ट में त्रिपिटक के बारे में पढ़ लिया हमने, दीप वंश एंड महावंश के बारे में पढ़ लिया और मिलिंद पढ़ो के बारे में पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे अनुपाली टेक्स्ट. अनुपाली टेक्स्ट में कौन कौन से आते हैं? अमंग अनुपाली टेक्स्ट इट इम्प्लाइज संस्कृत टेक्स्ट एंड अदर, जैसे दिव्याविदान, द आर्य मंजुश्री मुकुल्पा, द ललित विस्तार एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट टेक्स्ट. तो अनुपाली टेक्स्ट में कौन कौन से आते हैं? दिव्यावदान, आर्य मंजुश्री मुकुल्पा एंड द ललित विस्तार. द दिव्यावदान कंटेन्स द स्टोरी ऑफ लेटर मौर्यन किंग्स एंड शुंग किंग. तो दिव्यावदान में किसके बारे में बताया गया है? लेटर मौर्य किंग, जो मौर्य के बाद के किंग थे उनके बारे में, और शुंग किंग पुष्यमित्र शुंग एंड लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा. तो ये क्वेश्चन आ सकता है दिव्यावदान में किस किस के बारे में बताया गया है? लेटर मौर्यन किंग, शुंग किंग and life of Gautam Buddha. The political events of pre-Mauryan period of Vardhana period. Political events of pre-Mauryan period to Vardhana period. प्री-मौर्यन पीरियड से लेकर वर्धना पीरियड के बारे में, वर्धन पीरियड में कौन? हर्षवर्धन. आर डिस्क्राइब्ड ओकेजनली इन आर्य मंजुश्री मुकुल्पा. आर्य मंजुश्री मुकुल्पा में प्री मौर्यन पीरियड से लेकर वर्धन पीरियड के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. द ललित विस्तार कंटेन्स द एक्ट ऑफ गौतम बुद्धा अलोंग विद रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन ऑफ दैट टाइम. तो ललित विस्तार में गौतम बुद्धा के बारे में बताया गया है. सो नेक्स्ट है जैन टेक्स्ट. तो हम लिटरेरी सोर्सेज का तीसरा पढ़ रहे हैं अब जैन टेक्स्ट. पहले हमने पढ़ लिया ब्राह्मणिक टेक्स्ट, फिर हमने पढ़ा बुद्धिस्ट टेक्स्ट और अब हम पढ़ रहे हैं जैन टेक्स्ट. तो जैन टेक्स्ट, द जैन टेक्स्ट थ्रोज लाइट ऑन रिलीजियस एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द टाइम. तो सेम बात के भाई उसके बारे में बताया गया है उस टाइम के सोशल रिलीजियस लाइफ के.
द जैन टेक्स्ट वर इवेंचुअली कंपाइल्ड इन 6th सेंचुरी एडी। तो ये कब हुए? 6th सेंचुरी एडी इन सेकंड जैन महासभा। जो जैन की महासभा हुई थी 2 और बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 4। तो इसलिए इसमें कहा है जैन टेक्स्ट इवेंचुअली कंपाइल्ड इन 6th सेंचुरी एडी इन सेकंड जैन महासभा हेल्ड एट वल्लभी इन गुजरात। अमंग जैन टेक्स्ट 12 अंगाज आर इम्पोर्टेंट। आगे पढ़ेंगे हम, जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो तब हम चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, दोनों जैन काउंसिल के बारे में, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अमंग जैन टेक्स्ट 12 अंगाज आर इम्पोर्टेंट। तो जैन टेक्स्ट में 12 अंग इम्पोर्टेंट है। तो द आचरांग सूत्र कंटेन्स डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर जैन मॉन्क्स। तो आचरांग सूत्र में डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर जैन मॉन्क्स, जो जैन के मॉन्क्स थे उनके बारे में आचरांग सूत्र से पता चलता है। द भगवती सूत्रा थ्रोज लाइट ऑन द लाइफ ऑफ महावीरा एंड कंटेन्स द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद। तो देखो, भगवती सूत्र थ्रोज द लाइट ऑन लाइफ ऑफ महाभारता ना, महावीर की लाइफ के बारे में बताता है, एंड कंटेन्स दैट द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद, और 16 महाजनपदों के बारे में भी बताता है। 16 महाजनपदों का जिक्र पहले भी आया है, तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि 16 महाजनपदों का वर्णन और कहाँ आया है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी आया है, ठीक है। नाउ द नाम धम कथा सूत्रा कंटेन्स द प्रीचिंग ऑफ महावीरा। जो नाम धम कथा सूत्र है उसमें महावीर की प्रीचिंग के बारे में बताया गया। प्रीचिंग होता है ज्ञान देना। द अंतग दसाओ एंड अनुतारो वैवेय दसाओ कंटेन लाइफ स्टोरीज ऑफ फेमस जैन मॉन्क्स। तो इसमें इनके बारे में बताया गया। द विवाग्यासुयम सूत्र कंटेन्स डिस्कशन ऑन कर्मफल, इट इम्प्लाइज फ्रूट ऑफ एक्शंस। तो इसमें कर्मफल के बारे में बताया गया है। द भद्रबाहु चरिता कंटेन्स द लाइफ स्केच ऑफ जैन आचार्य भद्रबाहु एलोंग विद द ग्लिम्स ऑफ लेटर लाइफ ऑफ मौर्यन किंग चंद्रगुप्ता मौर्य। तो इसमें बताया जो भद्रबाहु चरित है उसमें किसके बारे में बताया गया है? लाइफ स्केच ऑफ जैन आचार्य भद्रबाहु जो जैन आचार्य थे, अमंग द ग्लिम्स ऑफ लेटर लाइफ ऑफ मौर्यन किंग चंद्रगुप्ता मौर्य। तो चंद्रगुप्ता मौर्य के बाद की लाइफ के बारे में बताया गया है। फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, द परिशिष्टि पर्वा रिटन बाय जैन आचार्य हेमचंद्रा। परिशिष्टि पर्वा को किसने लिखा? जैन आचार्य हेमचंद्रा ने। हैज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस अमंग जैन टेक्स्ट। तो ये हमारे हो गए सारे लिटरेरी सोर्सेज। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे।